दोस्तों, रस भरी कहानियां में आपका स्वागत है। यह कहानी का दूसरा भाग है। यदि आप अभी पहला पार्ट नहीं सुने हैं तो कृपया पहले आप पहला पार्ट सुन लीजिए। यह कहानी बहुत ही सुंदर है पर थोड़ा लंबा है। कृपया आप थोड़ा धैर्य बनाकर सुने, बहुत ही मजा आएगा। मैं यह सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि संध्या के लिए मेरे मन में जो भी कुछ था वह लिप्सा अथवा विमोह नहीं था, अपितु शुद्ध प्रेम था। उसको देखते ही ठंडी बयार वाला एहसास, मन में शांति और जीवन में ठहर कर घर बसाने वाली भावना लिप्सा तो नहीं हो सकती। ऐसे ही घंटों तक तर्क वितर्क करते रहने के बाद अंततः मैंने ठान लिया कि मैं इससे या इसके घर वालों से बात अवश्य करूंगा। दोपहर बाद जब उसके स्कूल की छुट्टी हुई तो मैंने उसका पीछा करते हुए उसके घर का पता करने की ठानी। आज भी मेरे साथ कल के ही जैसा हुआ। उसको तब तक देखता रहा जब तक आगे की सड़क से वह मुड़कर ओझल न हो गई और फिर मैंने उसका सावधानीपूर्वक पीछा करना शुरू कर दिया। मुख्य सड़क से कोई 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक विस्तृत क्षेत्र आया जिसमें काफी दूर तक फैला हुआ खेत था और उसमें ही बीच में एक छोटा सा घर बना हुआ था। वह लड़की उसी घर के अंदर चली गई। तो यह है इसका घर। मैं करीब 1 घंटे तक वही निरुद्देश्य खड़ा रहा, फिर भारी पैरों के साथ वापस अपने होटल आ गया। अब मुझे इस लड़की के बारे में और पता करने की इच्छा होने लगी। अपने बुद्धि और विवेक के प्रतिकूल होकर मैंने अपने होटल वाले से इस लड़की के बारे में जानने का निश्चय किया। यह बहुत ही जोखिम भरा काम था। शायद यह होटल वाला ही इस लड़की का कोई संबंधी हो। न जाने क्या सोचेगा, न जाने क्या करेगा। कहीं पीटना पड़ गया तो। खैर, मेरी जिज्ञासा इतनी बलवती थी कि मैंने हर जोखिम को नजरअंदाज करके उस लड़की के बारे में अपने होटल वाले से पूछ ही लिया। साहब, यह तो अपने शक्ति सिंह की बेटी है, उसने तस्वीर को देखते ही कहा। फिर थोड़ा रुककर, साहब, माजरा क्या है? ऐसे राह चलते लड़कियों की तस्वीरें निकालना कोई अच्छी बात नहीं। उसका स्वर मित्रतापूर्ण नहीं था। माजरा, मुझे यह लड़की पसंद आ गई है। इससे मैं शादी करना चाहता हूं। मैंने उसके बदले हुए स्वर को अनसुना किया। क्या? सचमुच? उसका स्वर फिर से बदल गया। इस बार वह अचरज से बोला, हाँ। क्या शक्ति सिंह जी इसकी शादी मुझसे करना पसंद करेंगे? साहब, आप सच में इससे शादी करना चाहते हैं? कोई मजाक तो नहीं है? यार, मैं मजाक क्यों करूंगा ऐसी बातों में? अब तक कुंवारा हूं, अच्छी खासी नौकरी है। बस अब एक साथी की जरूरत है। तो मैं इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? क्या गलत है? मेरा वो मतलब नहीं था। साहब, ये बहुत भले लोग हैं, सीधे साधे। शक्ति सिंह खेती करते हैं। कुल मिलाकर 4 जने हैं। शक्ति सिंह खुद, उनकी पत्नी और 2 बेटियां। इस लड़की का नाम संध्या है। आप बस एक बात ध्यान में रखें कि ये लोग बहुत सीधे और भले लोग हैं। इनको दुख न देना। आपके मुकाबले बहुत गरीब हैं, लेकिन गैरतमंद हैं। ऐसे लोगों की हाय नहीं लेना। अगर इनको धोखा दिया तो बहुत पछताओगे। नहीं दोस्त, मेरी खुद की जिंदगी दुख भरी रही है और मुझे मालूम है कि दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और शादी ब्याह की बातें कोई मजाक नहीं होती। मुझे यह लड़की वाकई बहुत पसंद है। अच्छी बात है। आप कहें तो मैं आपकी बात उनसे करवा दूं। ये तो वैसे भी अब शादी के लायक हो चली है। नहीं, मैं अपनी बात खुद करना जानता हूं। वैसे जरूरत पड़ी तो आपसे जरूर कहूंगा। रात का खाना खाकर मैंने बहुत सोचा कि क्या मैं वाकई इस लड़की संध्या से प्रेम करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं।
कहीं यह विमोह मात्र ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बढ़ती उम्र के कारण मुझे किसी प्रकार का मानसिक विकार हो गया है और मैं पीडोफाइल, ऐसे लोग जो बच्चों की तरफ कामुक रुझान रखते हैं, तो नहीं बन गया हूं? काफी समय सोच विचार करने के बाद मुझे यह सब आशंकाएं बेसर पैर की लगी। मैंने एक बार फिर अपने मन से पूछा कि क्या मुझे संध्या से शादी करनी चाहिए, तो मुझे मेरे मन से सिर्फ एक ही जवाब मिला, हाँ। सवेरे उठने पर मन के सभी मकड़जाल खुद ब खुद ही नष्ट हो गए। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं शक्ति सिंह से मिलूंगा और अपनी बात कहूंगा। आज रविवार था तो आज संध्या का स्कूल नहीं लगना था। आज अच्छा दिन है सभी से मिलने का। नहा धोकर मैंने अपने सबसे अच्छे अनौपचारिक कपड़े पहने, नाश्ता किया और फिर उनके घर की ओर चल पड़ा। न जाने किस उधेड़बुन में था कि वहां तक पहुंचने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया। आज के जितना बेचैन मैंने अपने आप को कभी नहीं पाया। खैर, संध्या के घर पहुंचकर मैंने 3-4 बार गहरी सांसें ली और फिर दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे कहानियों को पोस्ट करने में। आपको यह कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताना न भूले। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। हे भगवान, मेरा दिल धक से हो गया। संध्या पौ फटने से समय सूरज जैसी लग रही थी। उसने अभी अभी नहाया हुआ था, उसके बाल गीले थे और उनकी नमी उसके हल्के लाल रंग के कुर्ते को कंधे के आसपास भिगोए जा रही थी। कितनी सुंदर! जिसके भी घर जाएगी वह धन्य हो जाएगा। जी, मुझे एक बेहद मीठी और शालीन सी आवाज सुनाई दी। कानों में जैसे मिश्री घुल गई हो। अडॉट, आपके पिताजी हैं? मैंने जैसे तैसे अपने आप को संयत किया। आप अंदर आइए, मैं उनको अभी भेजती हूं। जी ठीक है। संध्या ने मुझे बैठक में एक बेंत की कुर्सी पर बैठाया और अंदर अपने पिता को बुलाने चली गई। आने वाले कुछ मिनट मेरे जीवन के सबसे कठिन मिनट होने वाले थे, ऐसा मुझे अनुमान हो चुका था। करीब 2 मिनट बाद शक्ति सिंह बैठक में आए। शक्ति सिंह साधारण कदकाठी के पुरुष थे, उम्र करीब 42 के आसपास रही होगी। खेत में काम करने से सर के बाल असमय सफेद हो चले थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और गर्व का अद्भुत तेज था। एक आत्मसम्मानी पुरुष। मैंने मन ही मन आकलन किया, बहुत सोच समझकर बात करनी होगी। नमस्कार, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? शक्ति सिंह ने बहुत ही शालीनता के साथ कहा। नमस्ते जी। जी हां, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार है। अरे, ऐसा क्या हो गया? बैठिए बैठिए, हम लोग बस नाश्ता करने ही वाले थे, आप आ गए हैं तो मेहमान के साथ नाश्ता करने से अच्छा क्या हो सकता है। आप पहले मेरे साथ नाश्ता करिए, फिर अपनी बात कहिए। नहीं नहीं, प्लीज, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। भगवान ने चाहा तो हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे। अच्छा बताइए, क्या बात हो गई? आप इतना घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? हा, सब ठीक है। जी, वो मैं आपसे यह कहने आया था कि बोलते बोलते मैं रुक गया, गला खुश्क हो गया। बोलिए ना। जी, वो मैं आपकी बेटी संध्या से शादी करना चाहता हूं। मेरे मुंह से यह बात ट्रेन की गति से निकल गई। मारे गए अब? क्या? एक बार फिर से कहिए, मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने 2-3 गहरी सांसें भरीं और अपने आप को काफी संयत किया,
जी मैं आपकी बेटी संध्या से शादी करना चाहता हूं। फिर मैं इसीलिए आपसे मिलना चाहता था। आप संध्या को जानते हैं? जी जानता तो नहीं। मैंने उनको 2 दिन पहले देखा और इतने में ही आपने उससे शादी करने की सोच ली। शक्ति सिंह का स्वर अभी भी संयत लग रहा था। जी मैं पूछ सकता हूं कि आप संध्या से शादी क्यों करना चाहते हैं? मैंने आपके बारे में पूछा है और मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत ही भले लोग हैं। आज आपसे मिलकर मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता था, इसलिए मेरी यह विनती है कि आप मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आप जो भी कुछ कहेंगे मुझे सब मंजूर रहेगा। हम्मा देखिए, आप हमारे मेहमान भी हैं और शादी का प्रस्ताव भी लाए हैं, तो हमारी मर्यादा यह कहती है कि आप पहले हमारे साथ खाना खाइए, फिर हम लोग बात करेंगे। फिर आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। यह कहकर शक्ति सिंह अंदर चले गए। मैं अब काफी संयत और हल्का महसूस कर रहा था। पिटूंगा तो नहीं। निश्चित रूप से अंदर जाकर मेरे बारे में और मेरे प्रस्ताव के बारे में बात होनी थी। मेरे भाग्य पर मुहर लगनी थी, इसलिए मुझे अपना सबसे मजबूत केस प्रस्तुत करना था। यह सोचते ही मेरे जीवन में मैंने अपने चरित्र में जितना फौलाद इकट्ठा किया था वह सब एक साथ आ गए। अगर मुझे यह लड़की चाहिए तो सिर्फ अपने गुणों के कारण चाहिए। शक्ति सिंह कम से कम 10 मिनट बाद बाहर आए। उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी थी। यह मेरी छोटी बेटी नीलम है। नीलम करीब 14-15 साल की रही होगी। नमस्ते, आपका नाम क्या है? क्या आप सच में मेरी दीदी से शादी करना चाहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? नीलम ने एक ही सांस में न जाने कितने ही प्रश्न दाग दिए। मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाया। बोलता भी भला क्या, बस मुस्कुराकर रह गया। मुझे आपकी स्माइल पसंद है, नीलम ने बाल सुलभ सहजता से कह दिया। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे कहानियों को पोस्ट करने में। आपको यह कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताना न भूले। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। वाकई शक्ति सिंह के घर में लोग बहुत सीधे और भले हैं। मैंने सोचा, कितना सच्चापन है सभी में। कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं। नीलम एकदम चंचल बच्ची थी, लेकिन उसमें भी शालीनता कूट कूट कर भरी हुई थी। खैर, मुझे उससे कुछ तो बात करनी ही थी, इसलिए मैंने कहा, नमस्ते नीलम, मेरा नाम रुद्र है। मैं अभी आपको और आपके माता पिता को अपने बारे में सब बताने वाला हूं। लड़की के पिता वहीं पर खड़े थे और हमारी बातें सुन रहे थे। इतने में शक्ति सिंह जी की धर्मपत्नी भी बाहर आ गई। उन्होंने अपना सर साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। जी नमस्ते, मैंने उठते हुए कहा। नमस्ते, बैठिए ना, उन्होंने बस इतना ही कहा। परिश्रमी और आत्मसम्मानी पुरुष की सच्ची साथी प्रतीत हो रही थी। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि यह परिवार वाकई भला है। माता पिता दोनों ही स्वाभिमानी हैं और सरल हैं, इसलिए बिना किसी लाग लपेट के बात करना ही ठीक रहेगा। हम चारों लोग अभी बस बैठे ही थे कि उधर से संध्या नाश्ते की ट्रे लिए बैठक में आई। मैंने उसकी तरफ बस एक झलक भर देखा और फिर अपनी नजरें बाकी लोगों की तरफ कर लीं। ऐसा न हो कि मैं मूर्खों की तरह उसको पुनः एकटक देखने लगूं और मेरी बिना वजह फजीहत हो जाए। और ये संध्या है, हमारी बड़ी बेटी। खैर, इसको तो आप जानते ही हैं। नीलम बेटा, जाओ दीदी का हाथ पटाओ।
दोनों लड़कियों ने कुछ ही देर में नाश्ता जमा दिया। लगता है कि वो बेचारे मेरे आने से पहले खाने जा रहे थे, लेकिन मेरे आने से उनका खाने का गणित गड़बड़ हो गया। खैर, मैं क्या ही खाता। मेरी भूख तो नहीं के बराबर थी, नाश्ता तो किया ही हुआ था और अभी थोड़ा घबराया हुआ भी था, लेकिन साथ में खाने पर बैठना आवश्यक था, कहीं ऐसा न हो कि वो यह समझे कि मैं उनके साथ खाना नहीं चाहता। खाते हुए बस इतनी ही बात हुई कि मैं उत्तरांचल में क्या करने आया, कहां से आया, क्या करता हूं, कितने दिन यहां पर हूं, इत्यादि इत्यादि। नाश्ता समाप्त होने पर सभी लोग बैठक में आकर बैठ गए। शक्ति सिंह थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, रुद्र, मेरा यह मानना है कि अगर लड़की की शादी की बात चल रही हो तो उसको भी पूरा अधिकार है कि अपना निर्णय ले सके, इसलिए संध्या यहां पर रहेगी। उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। भला मुझे क्यों आपत्ति होगी, मैंने संध्या की ओर देखकर बोला। उसके होंठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके गाल थोड़े और गुलाबी से हो गए। फिर मैंने उनको अपने बारे में बताना शुरू किया कि मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक हूं, मैंने देश के सर्वोच्च प्रबंधन संस्थान और अभियांत्रिकी संस्थान से पढ़ाई की है, बेंगलोर में रहता हूं। मेरा पैतृक घर कभी मेरठ में था, लेकिन अब नहीं है। परिवार के बारे में बात चल पड़ी तो बहुत सी कड़वी और दुखदायी बातें भी निकल पड़ी। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप की मृत्यु, मेरे संबंधियों के अत्याचार और मेरे संघर्ष के बारे में सुनकर शक्ति सिंह की पत्नी और संध्या दोनों के ही आंखों से आंसू निकल आए। मैंने यह भी घोषित किया कि मेरे परिवार में मेरे अलावा अब कोई और नहीं है। उन्होंने ने भी अपने घर के बारे में बताया कि वो कितने साधारण लोग हैं, छोटी सी खेती है लेकिन गुजर बसर हो जाती है। उनके वृहत परिवार के फला फला व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर हैं, इत्यादि इत्यादि। रुद्र, आपसे मुझे बस एक ही बात पूछनी है, आप संध्या से शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके लिए तो लड़कियों की कोई कमी नहीं, शक्ति सिंह ने पूछा। मैंने कुछ सोच के बोला, ऊपर से मैं चाहे कैसा भी लगता हूं, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही सरल साधारण आदमी हूं। मुझे वैसी ही सरलता संध्या में दिखी, इसलिए। फिर मैंने बात आगे जोड़ी, आप बेशक मेरे बारे में पूरी तरह पता लगा लें। आप मेरा कार्ड रखिए, इसमें मेरी कंपनी का पता लिखा है। अगर आप बेंगलोर जाना चाहते हैं तो मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। और यह मेरे घर का पता है, मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे घर का पता भी लिख दिया था। वैसे तो मैं अकेला रहता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में वहां पूछताछ कर सकते हैं। मैं यहां उत्तरांचल में, मैं वैसे भी अगले 2-3 सप्ताह तक हूं, इसलिए अगर आप आगे कोई बात करना चाहते हैं तो आसानी से हो सकती है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे कहानियों को पोस्ट करने में। आपको यह कहानी कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताना न भूलें। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। शक्ति सिंह ने सर हिलाया, फिर कुछ सोचकर बोले, संध्या और आप आपस में कुछ बात करना चाहते हैं तो हम बाहर चले जाते हैं। और ऐसा कहकर तीनों लोग बैठक से बाहर चले गए। अब वहां पर सिर्फ मैं और संध्या रह गए थे। ऐसे ही किसी और पुरुष के साथ एक कमरे में अकेले रह जाने का संध्या का यह पहला अनुभव था। घबराहट और संकोच से उसने अपना सर नीचे कर लिया। मैंने देखा कि वो अपने पांव के अंगूठे से फर्श को कुरेद रही थी। उसके कुर्ते की आस्तीन से गोरी गोरी बाहें निकलकर आपस में उलझी जा रही थी। संध्या, मेरी तरफ देखिए, उसने बड़े जतन से मेरी तरफ देखा। आपको मुझसे कुछ पूछना है? मैंने पूछा। उसने सिर्फ न में सर हिलाया। तो मैं आपसे कुछ पूछूं?
उसने सर हिला के हाँ कहा। आप मुझसे शादी करेंगी? मेरे इस प्रश्न पर मानो उसके शरीर का सारा खून उसके चेहरे में आ गया। घबराहट में उसका चेहरा एकदम गुलाबी हो चला। वो शर्म के मारे उठी और भागकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर में शक्ति सिंह अंदर आए। उन्होंने मुझे अपना फोन नंबर और पता लिख कर दिया और बोले कि वो मुझे फोन करेंगे। जाते जाते उन्होंने अपने कैमरे से मेरी एक तस्वीर भी खींच ली। मुझे समझ आ गया कि आगे की तहकीकात के लिए यह प्रबंध है। अच्छा है, एक पिता को अपनी पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए। आखिर अपनी लड़की किसी और के सुपुर्द कर रहे हैं। मैं अगले 2 दिन तक वही रहा, लेकिन मुझे शक्ति सिंह का फोन नहीं आया। मैं कोई व्यग्रता और अत्याग्रह नहीं दर्शाना चाहता था, इसलिए मैंने उनको उन 2 दिनों तक फोन नहीं किया और न ही संध्या का पीछा किया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे कारण लज्जित हो। मेरा मन अब तक काफी हल्का हो गया था कि कम से कम मन की बात कह तो दी। अब मैं आगे की यात्रा आरंभ करना चाह रहा था, इसलिए मैं आगे की यात्रा पर निकल पड़ा और कौसानी पहुंच गया। निकलने से पहले मैंने शक्ति सिंह जी को फोन करके बता दिया। उनके शब्दों से मुझे किसी प्रकार की तलखी नहीं सुनाई दी, यह अच्छी बात थी। कौसानी तक आते आते उत्तरांचल के क्षेत्र अलग हो जाते हैं। संध्या का घर गढ़वाल में था और कौसानी कुमाऊं में। वहां तक की यात्रा मेरे लिए ठिठुराने वाली थी। एक तो बेहद घुमावदार सड़कें और ऊपर से ठंडी ठंडी वर्षा, लेकिन मेरे आनंद में कोई कमी नहीं थी। कौसानी को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड की उपाधि दी थी। इतनी सुंदर जगह हिमालय में शायद ही कहीं मिलेगी। यहाँ की प्राकृतिक भव्यता की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। देवदार के घने वृक्षों से घिरे इस पहाड़ी स्थल से हिमालय के 300 किलोमीटर चौड़े विहंगम दृश्य को देखा जा सकता है। मैं दिन में बाहर जाकर पैदल यात्रा करता और रात में अपने होटल के कमरे से बाहर के अंधेरे में आकाशगंगा देखने का प्रयास करता। लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर बस संध्या ही छाई हुई थी। क्या उन लोगों को याद भी है मेरे बारे में? मैं यह अक्सर सोचता। कौसानी में अत्यंत शांति थी, अतः कुछ दिन वही रहने का निश्चय किया। वैसे भी उत्तरांचल घूमने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी। जहां मन रम जाए वही रहने लगो। वहां रहते हुए करीब 5 दिन बाद मुझे शक्ति सिंह के नंबर से रात में फोन आया। हेलो, मैंने कहा। जी, मैं संध्या बोल रही हूं। संध्या, आप ठीक हैं? घर में सभी ठीक हैं? मैंने जल्दी जल्दी प्रश्न दाग दिए, लेकिन वो जैसे कुछ नहीं सुन रही हो। जी, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ कहिए ना, मेरा दिल न जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। जी, हम आपसे प्रेम करते हैं, कहकर उसने फोन काट दिया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या हुआ? जरूर शक्ति सिंह ने मेरे बारे में तहकीकात करी होगी और यह सोचा होगा कि संध्या और मेरा अच्छा मेल है। हाँ, जरूर यही बात रही होगी। पारंपरिक भारतीय समाज में आज भी यदि माता पिता अपनी लड़की का विवाह तय कर देते हैं तो वह लड़की अपने होने वाले पति को विवाह से पूर्व ही पति मान लेती है। वो भी मुझसे प्रेम करती है। संध्या के फोन ने मेरे दिल के तार कुछ इस प्रकार झंझना दिए कि रात भर नींद नहीं आई। मैंने पलटकर फोन नहीं किया। हो सकता है कि ऐसा करने पर वो लोग मुझे असंस्कृत समझें। बहुत ही बेचैनी में करवटें बदलते हुए मेरी रात किसी प्रकार बीत ही गई। संध्या का कैसा हाल होगा, यह विचार मेरे मन में बार बार आता। दोस्तों, यदि आप अभी भी वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स में भी शेयर करें। दोस्तों, यहां कहानी का अंत नहीं हुआ है, अभी अगला भाग और भी इंटरेस्टिंग है।
मिलते हैं अगले एपिसोड में।